इस वीडियो में हम ANC01 का फर्स्ट चैप्टर जो है समुदाय और पोषण पे चर्चा करते हैं, जिसमें भोजन, पोषण और स्वास्थ्य पर दिया हुआ जो भी चीज़ है उनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, प्रस्तावना। भोजन मानव जीवन की एक ऐसी मौलिक आवश्यकता है जो हमारे जीवन के हर पहलू से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि इसे मानव जीवन का एक आवश्यक हिस्सा माना जाता है। इसे जीवनदाता भी कहा जाता है। आमतौर पर भोजन का संबंध पूजा और उपासना से, उत्सव और शौक से, पारिवारिक और अन्य सामूहिक भोज से जुड़ा हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि भोजन हमारे जीवन का स्वस्थ और सबल बनाता है, और जैसे कि हम जानते हैं कि एक स्वस्थ नागरिक ही राष्ट्र का सफल कर्णधार बन सकता है। स्वस्थ दिमाग के लिए स्वस्थ व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति के लिए संतुलित भोजन परम आवश्यक है। इस इकाई के द्वारा यह स्पष्ट किया जा गया है कि भोजन मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है तथा भोजन और स्वास्थ्य का क्या संबंध है। इस संदर्भ में समझे कि पोषण क्या है। पोषण क्या है? पोषण के बारे में देखिए। पोषण भोजन और शरीर द्वारा उसके उपयोग के वैज्ञानिक अध्ययन को पोषण न्यूट्रिशन कहा जाता है। इस इकाई में हम यह भी दर्शाने की चेष्टा की गई है कि उचित भोजन का उचित मात्रा में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसकी पूर्ण जानकारी के अभाव में व्यक्ति कभी कभी अपने जीवन को बोझ समझने लगता है। इसकी बुनियादी कारण है लोगों का उचित भोजन के संबंध में उचित मात्रा के प्रति ज्ञान का स्वार्थ अभाव। साधारणतः पैसे वाले कीमती चीज़ों को खाना ही पसंद करते हैं। नतीजा यह होता है कि कभी कभी वे इतनी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं कि जिनके मुक्ति पाना उनके लिए असंभव सा हो जाता है। अतः यह जानना जरूरी है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। बहुत अधिक और बहुत कम खाने से क्या होगा, सारी जानकारी इस इकाई में स्पष्ट की गई है। उद्देश्य। पहला, इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप भोजन, पोषण तत्व, पोषण और स्वास्थ्य की परिभाषा दे सकेंगे। दूसरे, भोजन के कार्यों का वर्णन कर सकेंगे। तीसरे, शरीर में भोजन के उपयोग का महत्व बता सकेंगे। चौथे, इस इकाई को पढ़ने के बाद भोजन के आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर प्रकाश डाल सकेंगे। पाँचवां, स्वास्थ्य की सही परिभाषा दे सकेंगे तथा भोजन, रोग और स्वास्थ्य का परस्पर संबंध क्या है इसे आसानी से समझा सकेंगे। भोजन और उसके कार्य। भोजन और उसके क्या कार्य है। सर्वप्रथम हर व्यक्ति को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भोजन क्या है, भोजन के क्या कार्य है। वैसे तो साधारण बोलचाल के क्रम में लोग यह समझते हैं कि पेट भर खाना खा लेना ही भोजन होता है, परंतु ऐसा समझ लेना अल्प ज्ञान का सूचक है। भोजन शब्द का सही जानकारी प्राप्त करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि उचित भोजन ही स्वास्थ्य का निर्माण कर सकता है। अतः सबसे पहले हम इस शब्द को स्पष्ट करते हैं कि भोजन क्या है। भोजन शब्द का संबंध शरीर की पौष्टिकता प्रदान करने वाले पदार्थों से है। भोजन में वे सभी ठोस, अर्ध तरल और तरल पदार्थ शामिल हैं जो शरीर की पौष्टिकता प्रदान करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भोजन हमारे शरीर की एक मूलभूत आवश्यकता है। भोजन में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। भोजन से मिलने वाले इस रासायनिक पदार्थों को पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्वों को हमारे भोजन में उपस्थित होना परम आवश्यक है। पोषण तत्व वाला भोजन ही हमारा शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाता है, परंतु यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यदि ये पोषक तत्व हमारे भोजन में उचित मात्रा में विद्यमान
नहीं हो तो इसका परिणाम अस्वस्थता या कई बार मृत्यु तक हो सकती है। अतः यह तत्व वरदान स्वरूप होते हैं। भोजन में पोषक तत्वों के अलावा कुछ अन्य रासायनिक पदार्थ भी होते हैं जिन्हें अपोषक तत्व नॉन न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भोजन पोषक तत्व और अपोषक तत्व का जटिल मिश्रण होता है। भोजन में किसी एक तत्व को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, अर्थात भोजन में दोनों तत्वों की कुछ न कुछ मात्रा आवश्यक विद्यमान होती रहती है। हमारे भोजन में 40 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन पोषक तत्वों का मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। ये वर्ग इस प्रकार हैं: प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन और खनिज लवण। एक अन्य वर्ग है जल। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जल केवल एक पोषक तत्व ही नहीं बल्कि इसे भोजन का भी दर्जा दिया गया है। भोजन के कार्य। भोजन के क्या क्या कार्य हैं? भोजन के मुख्यतः 3 कार्य हैं: शरीर क्रियात्मक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य। देखिए, शरीर क्रियात्मक कार्य क्या है? भोजन का सबसे पहला कार्य है शरीर क्रियात्मक कार्य, जो काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक वृद्धि में सहायता करना, शरीर का बीमारियों से बचाव करना और शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना आदि। हमें अपना जीवन को सही और स्वास्थ्यपूर्वक चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार कोयला और लकड़ी के जलाने से गर्मी और प्रकाश के रूप में ऊर्जा निकलती है, ठीक उसी प्रकार शरीर के सफल और क्षण गतिशील रहने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें कार्बोज और वसा से प्राप्त होती है। इन दोनों पोषक तत्वों को शरीर का ईंधन कहा जाता है। हमें उठने, बैठने, दौड़ने, चलने आदि के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर के अंदर और भी क्रियाएं हर क्षण होती है, जैसे दिल का धड़कना, आंतों का सिकुड़ना, फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना आदि। उल्लेखनीय है कि शरीर को इस आंतरिक क्रियाओं के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः कार्बोज और वसा के शरीर में जलने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का उपयोग शरीर के विभिन्न क्रियाओं के लिए होती है। देखिए, भोजन का कार्य: सामाजिक कार्य, शारीरिक क्रियात्मक कार्य, मानसिक कार्य। देखिए, शरीर क्रियात्मक कार्य के 4 लक्षण हैं: ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण करना, सुरक्षा, बचाव यानी कि रोगों से बचाव, नियंत्रण। भोजन का दूसरा शरीर क्रियात्मक कार्य है शरीर की वृद्धि और टूटा फूटा की मरम्मत करना। हमारे शरीर में कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि के दौरान शरीर में पुरानी कोशिकाएं के साथ साथ नई कोशिकाएं बनती है। इतनी ही नहीं, इसके साथ साथ पुरानी कोशिकाओं के आकार में भी वृद्धि होती है। दूसरी तरफ हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं टूटती है और नष्ट होती रहती है। इन टूटी कोशिकाओं को ठीक करने और नष्ट हुई कोशिकाओं को बदलना, मरम्मत करना का कार्य कहलाता है। उल्लेखनीय यह है कि वृद्धि और मरम्मत दोनों के लिए प्रोटीन अनिवार्य है। भोजन का अन्य महत्वपूर्ण शरीर क्रियात्मक कार्य है कि शरीर का बीमारियों से बचाव और शरीर के विभिन्न क्रियाओं का सुचारू रूप से चलाना। यह बीमारियों से बचाव का तात्पर्य है संक्रमण, इन्फ्लेशन से शरीर का बचाव। लेकिन यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति को संक्रमण या अन्य किसी किस्म की बीमारी हो जाए तो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व उस व्यक्ति को संक्रमण से बचाते हैं तथा उसको जल्दी स्वस्थ होने में सहायक होते हैं। जैसे कि सभी चिकित्सकों का मानना है कि उचित आहार न लेने वाले व्यक्ति को स्वस्थ होने में जहां अधिक समय लगता है, वहीं अपेक्षाकृत वह जल्दी बीमार भी हो जाता है। भोजन का एक और महत्वपूर्ण शरीर क्रियात्मक कार्य है शरीर प्रक्रिया पर नियंत्रण करना। जैसे कि आप जानते हैं
हैं कि शरीर के अंदर बहुत सी प्रक्रिया होती रहती है, जिसे कि दिल का धड़कना, शरीर के तापमान को स्थिर रखना, मांसपेशियों का सिकुड़ना आदि। ये सभी प्रक्रिया शरीर में नियंत्रण होती रहती है। भोजन के कुछ विशिष्ट पोषक तत्व, विटामिन और खनिज लवण इन प्रक्रियाओं को नियंत्रण रखने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पोषक तत्व, प्रोटीन और जल भी नियंत्रण प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इन प्रक्रियाओं के साथ साथ शरीर के अंदर बहुत सी रासायनिक प्रतिक्रिया भी होती रहती है। इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थ आपस में मिलकर जटिल पदार्थ बनाते हैं और जटिल पदार्थ टूटकर सरल पदार्थों में बदलते रहते हैं। दूसरा भोजन का क्या कार्य है? सामाजिक कार्य। जब यह कहा जाता है कि भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य है सामाजिक कार्य करना, तो बड़ा आश्चर्य सा प्रतीत होता है कि परंतु वास्तविकता तो यह है कि भोजन उसे ग्रहण करना एक सामाजिक अर्थ भी रखता है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर भोजन करने से तात्पर्य सामाजिक स्वीकृति से है। जब हम किसी व्यक्ति के साथ अपना भोजन बांटकर खाते हैं तो इस बात का प्रतीक है कि हमने उस व्यक्ति को आदर देकर अपना मित्र बना लिया है। आज किसी भी सामाजिक स्तर की पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति किसी भी होटल में खाना खा सकता है, बेशर्त उसके पास खाना खाने के लिए पैसे हो। भोजन परस्पर एक दूसरे से मिलाने का अवसर प्रदान करके सामाजिक कार्य करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भोजन प्रत्येक उत्सव और त्योहारों का अभिन्न अंग है। इतना ही नहीं, धार्मिक संदर्भों में भी भोजन का विशिष्ट महत्व तथा अर्थ है। बहुत से खाद्य पदार्थ जैसे फल, मिठाइयाँ, नारियल आदि पूजा स्थलों में देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। प्रायः खाद्य पदार्थ धार्मिक एवं पूजा स्थलों पर प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ और हमारे प्रथाएं कुछ खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति देते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि किसी एक धर्म विशेष के लोग प्रायः एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोजन हमारे सामाजिक और धार्मिक जीवन का अभिन्न अंग है। मनोवैज्ञानिक कार्य। तीसरा, हम मानव एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ भावनात्मक प्राणी भी हैं। इस दृष्टिकोण से हमारी कुछ भावनात्मक ज़रूरतें भी होती हैं, जैसे सुरक्षा, स्नेह, प्यार, अपमान आदि। जैसे कि हम जानते हैं कि भोजन इन ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब माँ अपने बच्चे के लिए मनपसंद भोजन बनाती है तो बच्चा इस बात का अनुभव करता है कि माँ उसे प्यार करती है। इसी प्रकार जब हम दूसरे के साथ मिलकर भोजन खाते हैं तो वह हमारी मित्रतापूर्ण भावना का प्रतीक तथा द्योतक होता है। स्कूल जाने वाला बच्चा वैसा ही भोजन पसंद करता है जैसे उसके दोस्त खाते हैं और पसंद करते हैं। दोस्तों के साथ मिलकर खाते समय कभी कभी ऐसा भी खाद्य देखा जाता है कि करते हुए उसे भी स्वीकार कर खाते हैं। ऐसा करने से बच्चों में प्रेम की भावना जागृत होती है, मिलकर साथ रहने की भावना आती है और साथ ही साथ उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है। भोजन का हमारी भावनाओं से बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे जब अच्छा काम करने पर बच्चों का इनाम के रूप में आइसक्रीम या मिठाई दी जाती है तो इन वस्तुओं से बच्चा खुशी का अनुभव करता है, जबकि दूसरी तरफ यदि उसे बीमारी होने पर खिचड़ी दी जाती है तो बीमारी के लिए दिए जाने के कारण वह इस तरह के भोजन को बीमारी से जोड़ दे लेता है और इसलिए प्रायः कुछ व्यक्तियों में खिचड़ी के प्रति उदासीनता बनी रहती है। पोषण का अर्थ। यह काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि इसका सीधा संबंध मानव जीवन की मौलिक आवश्यकता भोजन से है। गृह विज्ञान के विद्वान एवं लेखकों की धारणा है पोषण विज्ञान की वह शाखा है जिसका मुख्य केंद्र बिंदु भोजन और उससे संबद्ध अन्य पहलुओं का अध्ययन है। साधारण
शब्दों में प्राणी द्वारा भोजन करने के पश्चात भोजन में आने वाले परिवर्तन संबंधी अध्ययन को पोषण कहा जा सकता है, परंतु विस्तृत परिभाषा के अनुसार पोषण के अंतर्गत निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम, पोषण के अंतर्गत भोजन तथा उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि तथा अन्य रासायनिक पदार्थ जैसे भोजन को उसकी विशेष गंध देने वाले पदार्थ, भोजन में पाए जाने वाले प्राकृतिक रंग आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरे, पोषण के अंतर्गत तत्वों की क्रिया, अंतःक्रिया और संतुलन का स्वास्थ्य और बीमारी से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। तीसरे, इसके अंतर्गत भोजन ग्रहण करना, शरीर में उसका पाचन और अवशोषण कैसे होता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इतना ही नहीं, पोषण के अंतर्गत पोषक तत्व का संवहन अर्थात पोषक तत्व का विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचना, उनकी उपयोगिता और उत्सर्जन आदि विषयों का भी अध्ययन होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सब के अतिरिक्त भोजन और उसके ग्रहण करने के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। उल्लेखनीय है कि पोषण हड्डियों और देखिए यहाँ पे है पोषक तत्व की क्रिया, ऊर्जा प्रदान करना, निरंतर वृद्धि, बीमारियों से बचाव, शरीर प्रक्रियाओं में नियंत्रण। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए एक अन्य खनिज लवण फास्फोरस भी सहायक होता है। शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि इन दोनों पोषक तत्वों के बीच अंतःक्रिया से हड्डियों और दांतों की सामान्य वृद्धि और उनकी सामान्य संरचना के रखरखाव एवं कार्यों में मदद मिलती है। यहाँ यह याद रखना होगा कि यदि दैनिक आहार में बहुत अधिक फास्फोरस हो जाए तो शरीर द्वारा कैल्शियम के अवशोषण को रोकता है। इस प्रकार फास्फोरस और कैल्शियम में सही अनुपात न होने के कारण हड्डियों और दांतों की संरचना और कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। हमें अपने दैनिक जीवन में कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य पोषक तत्वों को सही मात्रा में लेकर इसे संतुलन बनाए रखना चाहिए। के अंतर्गत इन पहलुओं का काफ़ी अध्ययन स्थान रखता है। पोषक तत्व, अंतःक्रिया और संतुलन। हम सभी जानते हैं कि भोजन में पोषक तत्व और अपोषक तत्व दोनों ही पाए जाते हैं। हमारे शरीर को प्रत्येक पोषक तत्व की एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता होती है। हालांकि हमें यह याद रखना चाहिए कि पोषक तत्व अधिक मात्रा में आवश्यक है, जो कुछ कम मात्रा में किंतु स्वस्थ शरीर के लिए प्रत्येक पोषक तत्व, चाहे वह अधिक मात्रा में आवश्यक हो या कम मात्रा में, दोनों का ही अपना महत्व है। अब हम पोषक तत्व की क्रिया, अंतःक्रिया और संतुलन को कई उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण, कैल्शियम शरीर की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसे कैल्शियम की क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार पोषक तत्वों का अपना विशिष्ट कार्य होता है। अतः कहा जा सकता है कि शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा और सही अनुपात में लेना चाहिए ताकि संतुलन बना रह सके। शरीर द्वारा भोजन और पोषक तत्वों का उपयोग। भोजन ग्रहण करने के पश्चात शरीर के अंदर उसका किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है, सर्वप्रथम इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है। सबसे पहले मुंह में भोजन डालते हैं और फिर इसे चबाते हैं, अंतर निगल जाते हैं। हमारे मुंह से भोजन एक नालीनुमा संरचना द्वारा आमाशय में और फिर दांतों में पहुंचता है, जहां विभिन्न क्रियाओं द्वारा भोजन शरीर के लिए उपयोगी रूप में सरल पोषक तत्व में बदल जाता है। उल्लेखनीय है कि इस प्रक्रिया को
पाचन कहते हैं। पाचन के पश्चात उपलब्ध पोषक तत्वों का शरीर में आसानी से उपयोग किया जा सकता है। इसके पश्चात दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वह प्रक्रिया जिससे पोषक तत्व आंतों से रक्त में प्रवेश करते हैं अवशोषण कहलाती है। रक्त प्रवाह द्वारा यह पोषक तत्व शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि कोशिकाओं में यह पोषक तत्व अपनी विशिष्ट कार्य करते हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी आगे दी गई है। बचे हुए अवशोषित पदार्थ शरीर द्वारा निष्कासित कर दिए जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि अवशोषित पोषक तत्व के शरीर द्वारा संचालन का परिणाम कुछ अन्य पोषक तत्व के निर्माण में निकलता है। इनमें से कुछ पदार्थ हानिकारक होते हैं, इसलिए उन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। यह कार्य उन्हें रक्त से मूत्र में पहुंचाकर किया जाता है। उन्हें शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। पोषण के आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू। पोषण विशेषज्ञों के अनुसार भोजन को आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं भी प्रभावित करते हैं। भोजन को प्रभावित करने में इन तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमें भोजन के विषय में किसी को सुझाव देने से पहले लोगों के सामाजिक परिवेश, भावनाओं और उसकी आर्थिक सामर्थ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब हम उन सामाजिक और आर्थिक कारकों की चर्चा करेंगे जो भोजन को प्रभावित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। हर युग, हर काल में, यहाँ तक कि दैनिक परंपरानुसार भोजन को जीवनदाता कहा गया है, क्योंकि भोजन का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अपना विशेष महत्व है। वेदों ने कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थ को विशिष्ट गुणों का प्रतीक माना है, जैसे सात्विक भोजन और मानसिक क्षमता का सृजनात्मक बढ़ाने वाला, भोजन प्रदान करने वाला और प्रसन्न वर्धक माना गया है। दूध और उससे बने पदार्थ सात्विक भोजन के मुख्य उदाहरण है। राजसिक भोजन में मछली, अंडा और मांस आदि आते हैं, जो आवेग और कामुकता बढ़ाने वाले होते हैं। तामसिक भोजन में बासी खाना, गाय का मांस तथा सूअर का मांस आता है। हालांकि वेदों में दोबारा गर्म किया भोजन अशुद्ध भोजन माना गया है, जबकि आज का युग आधुनिक युग है। अब जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। आज होटलों, रेस्टोरों आदि में ग्राहकों को पुनः गर्म किया हुआ भोजन ही मिलता है। आज की हालत कुछ भिन्न है। आज शाकाहारी खाने वालों में यह भावना नहीं पाई जाती है कि वे मांसाहारी दोस्तों, मित्रों के साथ मिलकर एक टेबल पर भोजन नहीं कर सकते हैं। वह स्वयं चाहे मांस, मछली न खाए, परंतु व्यक्ति ऐसी जगह पर भोजन कर लेता है जहाँ पर मांस भी बनता है। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अब हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो भोजन की अशुद्धता का काफ़ी ख्याल रखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भोजन को सामाजिक कारक बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। हमारे लिए व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। खान पान की मनोवृत्ति। भोजन बहुत हद तक लोगों को मनोवृत्ति से भी प्रभावित करता है। हमारे भोजन को प्रभावित करने में लोगों के भिन्न भिन्न विचार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उदाहरणतः रामू के माता पिता उसे शक्ति और स्फूर्ति के लिए विटामिन की गोलियां देते हैं, जबकि रामू के दोस्त रोहन के माता पिता उसे विटामिन युक्त भोजन के द्वारा शक्ति और स्फूर्ति प्रदान करना चाहते हैं, न कि विटामिन की गोलियों के द्वारा। इसी प्रकार संदीप नामक एक लड़का जो टीवी से पर बराबर विज्ञापन देखकर नूडल्स खाना चाहता है, जबकि उसकी मां को हमेशा नूडल्स खाना पसंद नहीं है। मगर संदीप अपनी जिद से हमेशा नूडल्स खाता है, जो उसकी मां को पसंद नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञापन और
आसपास के लोगों का रवैया भी हमारे भोजन के चुनाव को प्रभावित करता है। भोजन के आर्थिक पहलू। मार्क्स ने सही कहा था कि दुनिया में किसी भी पहलू के संपादन के लिए पैसे की ज़रूरत अहम होती है। पदार्थ के बिना इस ब्रह्मांड की कल्पना ही निरर्थक है। अतः भोजन जो विश्व आत्मा चलाने की आवश्यकता शर्त है, उसे खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। आर्थिक संपन्नता पर ही संतुलित और उच्च कोटि का भोजन संभव है। भोजन ऐसा होना चाहिए कि जिसे लोग आसानी से खरीद सके। भोजन की उपलब्धता और उसकी सामाजिक वितरण का विशेष महत्व है। कई बार भोजन उपलब्ध होने के बावजूद भी आसमान वितरण के लिए कारण यह सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण लोग भूख से मर जाते हैं, जो हमारे देश की आर्थिक समस्या का एक पहलू है, जिसे दूर करने की पूरी चेष्टा सरकार द्वारा समय समय पर की जाती है। स्वास्थ्य की संकल्पना। हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन में स्वास्थ्य का कितना महत्व है, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य ही अपने परिवार, अपने राज्य अथवा अपने देश, विश्व के लिए सकारात्मक विचार रख सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे स्वास्थ्य परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया है। स्वास्थ्य का अर्थ है न केवल बीमारी अथवा शारीरिक कमजोरी की अनुपस्थित अपितु शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना। इस परिभाषा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल बीमारी का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है, अपितु मानव को पूर्ण रूप में स्वस्थ होना चाहिए। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग रोग से ग्रस्त न होने पर भी प्रसन्नचित्त और पूर्णतः स्वस्थ नहीं होते हैं। कई बार हम थकावट महसूस करते हैं और काम करने की क्षमता एवं ताकत हमसे नहीं होती है। ऐसे समय में हम प्रसन्नचित्त एवं पूर्णतः स्वस्थ नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार कई बार हम बीमार भी हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा पूर्णतः स्वस्थ नहीं होता, परंतु ऐसे व्यक्ति को हम स्वस्थ कह सकते हैं जो अधिकांश समय स्वस्थ रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई परिभाषित स्पष्ट हो जाता है कि स्वास्थ्य के मुख्यतः 3 आयाम है: शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य का एक और आयाम भी है आत्मिक आयाम। हालांकि ऊपर दी गई परिभाषा में इसे स्पष्ट नहीं किया गया है, परंतु आज यह आयाम चर्चा का विषय है। धीरे धीरे मान्यता प्राप्त होती जा रही है। शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का पता लगाना और उसका वर्णन करना आसान है, परंतु शारीरिक के रूप में स्वस्थ व्यक्ति किसे मानेंगे? उल्लेखनीय है कि जो व्यक्ति दिखने में सतर्क, क्रियाशील, ओजस्वी और कर्मठ होते हैं, वही व्यक्ति शारीरिक रूप में स्वस्थ माना जाता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में निम्नलिखित गुणों का होना परम आवश्यक है। सर्वप्रथम तो व्यक्ति का बाहरी व्यक्तित्व चुस्त और फुर्तीला हो। दूसरे, उसके बाल चमकदार और सिर का त्वचा स्वस्थ हो, गले की ग्रंथियाँ बढ़ी हुई न हो। तीसरे, त्वचा चिकनी, तेलीय तथा साफ रंग की हो। आंखें चमकदार और साफ हो, उनके लिए नीले काले धब्बे न हो। चौथा, होंठ गुलाबी रंग के तथा आर्द्र हो, जीभ धारव रहित हो, दांत सीधे हो, साफ और सफ़ेद हो, उदर बाहर निकला हुआ न हो। पाँचवां, वजन, लंबाई, आयु और शारीरिक बनावट में हो, मुद्रा झुकी हुई न हो, बाजू तथा टांगें सीधी हो तथा पेट अंदर और छाती बाहर हो। छठा, मांसपेशियां अच्छी विकसित तथा मजबूत हो, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता हो, चिड़चिड़ापन तथा बेचैनी न हो, गहरी नींद आती हो तथा उचित भूख लगती हो। इसके अतिरिक्त पाचन तथा अवशोषण नियमित तथा सामान्य हो। मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य एक जटिल संकल्पना है, बिल्कुल शारीरिक स्वास्थ्य की तरह, क्योंकि इसे मापना अत्यधिक कठिन है। इसे स्पष्ट करने से पहले हम मानसिक स्वास्थ्य के अर्थ को समझना होगा। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति जो आंतरिक
अंतर्द्वंद से मुक्त हो, जिसे हमेशा अपने को कोसने या अपने आप पर दया करने की आदत न हो, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों एवं परिस्थितियों के अनुकूल रहने की क्षमता हो। इतना ही नहीं, जो दूसरों के भावों के प्रति संवेदनशील हो, जो अन्य व्यक्तियों से आदर और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने की योग्यता रखता हो, तथा जिसका भावनाओं विशेष प्रकार क्रोध, ईर्ष्या, भय और आत्मग्लानि आदि पर नियंत्रण हो। अब हम इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्यों एक जटिल संकल्पना है। सामान्यतः मानसिक रूप से अत्यधिक अस्वस्थ व्यक्तियों को जल्दी ही पहचाना जा सकता है, परंतु उन लोगों को पहचानना मुश्किल होता है कि जो दिखने में तो सामान्य लगते हैं, परंतु दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील न हो और न ही उनके विचारों को समझ सकते हो। ऐसे व्यक्तियों को मानसिक रूप से स्वस्थ कहना कठिन हो जाता है, किंतु यही समस्या जब गंभीर और अस्थायी रूप हो जाती है तो उस व्यक्ति को निश्चित तौर पर मानसिक रूप से अस्वस्थ ही कहा जा सकता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में गहरा संबंध है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है, जबकि मानसिक रूप से चुस्त और दुरुस्त व्यक्ति ही शारीरिक स्वास्थ्य को बरकरार रख सकता है। सामाजिक स्वास्थ्य। मानव जीवन में सामाजिक स्वास्थ्य का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में सदा हंसना, बोलना, खेलना, उठना, बैठना आदि पसंद करता है, जो स्वाभाविक है। इस क्रम में एक व्यक्ति जो समाज के अन्य सदस्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी या कर्तव्य को समझता है और आसपास के लोगों का संबंध बनाए रखने की योग्यता उसमें है, तो उसे सामाजिक रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि किसी भी प्रकार की सामाजिक मानसिक अस्वस्थता दूसरों के साथ पारस्परिक क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, अतः उसमें समाज के उपयोगी सदस्य होने की क्षमता कमी हो जाती है। इसी प्रकार शारीरिक रूप में अस्वस्थ व्यक्ति के लिए सामाजिक स्वास्थ्य के प्रति कठिन है। स्मरणीय है कि शारीरिक रूप से अस्वस्थता व्यक्ति को चिड़चिड़ा और हताश बनाती है। इसी कारण वह अन्य लोगों से सामान्य रूप से व्यवहार नहीं कर पाता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति के बिना सामाजिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। आत्मिक स्वास्थ्य। आत्मिक स्वास्थ्य एक अति महत्वपूर्ण विषय है, जिसे परिभाषा करना कठिन कार्य है। भारत एक नैतिक आचरण, सुसभ्य संस्कृति और धार्मिक आचरण वाला देश है, जहाँ एक नागरिकों को आत्मिकता का बेहतर ज्ञान है। एक स्वस्थ व्यक्ति लगभग हर समय इन नैतिक नियमों का पालन करना और दूसरों को हानि न पहुंचाना, अच्छाई और अन्याय की मूल शक्तियों में विश्वास, दूसरे की आवश्यकताओं को समझना और उन्हें पूरा करना, कर्तव्य एवं जिम्मेदारी के प्रति अबद्ध रहना, ये आत्मीय रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुण हैं। जहाँ यह बात विशेष रूप से स्मरणीय है कि धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों के आधुनिकीकरण से यह व्यक्ति अनिवार्यतः आत्मीय रूप से स्वस्थ नहीं बनता है। आत्मिकता स्वास्थ्य सामान्यतः लोगों की अभिवृत्ति है संबंधित है, जो इन परिस्थितियों तथा लोगों के देखने का अपना नज़रिया होता है। दूसरों की सेवा करना और उनकी सहायता करना आत्मीय स्वास्थ्य की सबसे बड़ी विशेषता है। पोषण स्तर का अर्थ किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की वह स्थिति जो शरीर में पोषक तत्व के उपयोग से प्रभावित होती है, उस व्यक्ति का पोषण स्तर कहलाती है। इस परिभाषा अनुसार पोषक स्तर निर्धारित करना अत्यधिक कठिन है। पोषक स्तर निर्धारित करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों की जानकारी होनी चाहिए। सर्वप्रथम तो एक व्यक्ति किस प्रकार का पोषण ग्रहण करता है,
क्या व्यक्ति कभी किसी बीमारी से ग्रस्त रहा है? यदि हाँ, तो किस प्रकार की बीमारियों से? दूसरा, क्या व्यक्ति वर्तमान समय में किसी बीमारी से ग्रस्त है? उसमें बीमारी के लक्षण जैसे रक्तस्राव, त्वचा की खराबी इत्यादि रखे जा सकते हैं। तीसरा, क्या रक्त तथा मूत्र में भोजन तत्व तथा अन्य पोषक तत्व के स्तर में कई परिवर्तन हैं? इनका पता रक्त और मूत्र की रासायनिक जांच द्वारा लगाया जा सकता है। पोषक और स्वास्थ्य के अंतर संबंध। पोषण और स्वास्थ्य के घनिष्ठ संबंध है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषक एक निर्णायक कारक होता है। हम लोगों द्वारा खाए जाने वाले पोषक ने न केवल पौष्टिक होना चाहिए बल्कि यह स्वास्थ्यप्रद, साफ और रोगनाहित भी होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त मात्रा में अच्छा भोजन खाता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। बहुत कम खाना या बहुत अधिक खाना स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। इस संदर्भ में कुपोषण शब्द का जानना अति आवश्यक है। कुपोषण शरीर में उत्पन्न वह स्थिति है जो पोषक तत्व की कमी, अतिरिक्तता अथवा असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है, कुपोषण कहलाती है। दूसरे शब्दों में अल्पपोषण तथा अतिपोषण दोनों ही कुपोषण से संबंध है। अल्पपोषण से तात्पर्य शरीर में एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी का होना, जबकि अतिपोषण से तात्पर्य शरीर में एक या एक से अधिक पोषण तत्व की अतिरिक्तता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अल्पपोषण और अतिपोषण दोनों ही बुरे स्वास्थ्य का परिणाम है। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट आने वाला वीडियो में ज़रूर डाल देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वो नेक्स्ट जो चैप्टर डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, थैंक यू।